नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महिला पहलवानों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने भी महिला पहलवानों के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है या बोलकर तटस्थ दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में मध्यस्थता करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, मैं पहलवानों का समर्थन करता हूं। विज ने ये भी कहा, जरूरत पड़ी तो मैं सरकार के उच्च अधिकारियों से बात भी करूंगा। हाल ही में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी जोर देकर कहा था कि पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जिस व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगे हैं उसे अपना बचाव नहीं करना चाहिए बल्कि अपने इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। रविवार को हिसार के एक गांव में खाप द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिसार के भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, मैं देश का अकेला भाजपा सांसद हूं जिसने आंदोलनकारी पहलवानों के समर्थन में बात की है। मैं जानता हूं कि कभी कभी पार्टी को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती क्योंकि उसका अपना अनुशासन होता है। बता दें, हरियाणा बीजेपी नेताओं के बयान ऐसे समय में आए हैं जब पहलवानों का आंदोलन एक भावनात्मक मुद्दे में बदल गया है, खासकर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में जहां बड़ी संख्या में युवा खेलों में भाग लेते हैं। तेलंगाना में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज प्रियंका गांधी ने सोमवार को हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में युवा घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। राज्य में सरकार की मदद से चलने वाली निजी कंपनियों में तेलंगाना के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। हम राज्य में 2 लाख रिक्त पदों को साल भर के भीतर भरने का प्रयास करेंगे। शहीदों के माता पिता या उनकी पत्नी को 25,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। पढ़ाई कर रही 18 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जाएगा। राज्य के हर जोन में स्किल डेवलपमेंट केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि आप मुझे कहते हैं कि मैं नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसा कहते हैं कि तो मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, क्योंकि आप जिस महिला को याद करते हैं जो एक समर्पित और ईमानदार नेता थी जो देश के लिए शहीद हो गई। कर्नाटक में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए अपनी योजनाओं को लोगों को बताया। राहुल ने कहा कि अगले 5 साल में देखो कांग्रेस क्या करने वाली है। बीजेपी को लोग आप देखो कैसे किया जाता है। हम झूठे वादे नहीं करते। 15 लाख रुपए वाला वायदा नहीं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार वाला वादा वो नहीं करते हम। राहुल ने कहा कि सबसे पहले हमने कर्नाटक की जनता से बात की, सबसे बात की और हमने आपसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए और जो आपने कहा आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। राहुल ने कहा कि ये कांग्रेस की पार्टी की सोच नहीं है, ये कर्नाटक की जनता की सोच है। हम सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर अपना काम करते हैं। वो आपको अपने मन की बात बताते हैं, हम आपके मन की बात सुनते हैं। तो कर्नाटक की महिलाओं ने हमसे कहा कि महंगाई से हम बहुत तंग आ गए हैं, सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया है, हमारी मदद कीजिए। हमने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालिए। तो हम गृहलक्ष्मी स्कीम लाए, 2,000 रुपये हर महीने हर महिला के बैंक अकाउंट में। और दूसरा कदम कि कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा युवाओं के लिए 2.5 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, ये 2.5 लाख सरकारी जॉब्स हम भर देंगे और 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। इसके अलावा कर्नाटक के हर ग्रेजुएट के लिए 2 साल के लिए हर महीने 3,000 रुपये युवा निधि के तहत मिलेंगे और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1,500 रुपये हर महीने 2 साल के लिए। इसके अलावा बीपीएल के लोगों के लिए हर महीने 10 किलो चावल हर परिवार के लिए मुफ्त। 5वीं योजना गृह ज्योति स्कीम है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, सबके घर बिजली हो, इसलिए 200 यूनिट हर घर के लिए फ्री में कर्नाटक के लोगों को मिलेगी। बीजेपी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग का रुख कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को एक मेमोरेंडम सौंपा है। पार्टी ने कहा कि कर्नाटक भारत संघ का एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसके किसी भी राज्य की संप्रभुता की बात करना भारत संघ से इसके अलगाव के आह्वान के बराबर है। ये खतरनाक, विनाशकारी और गंभीर परिणामों वाला है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार बीजेपी नेता तरुण चुग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का एक ट्वीट का हवाला दिया है।
कर्नाटक चुनाव के प्रचार के खत्म होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया। लोग सच कह रहे हैं क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, जिसको हमने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हमने बहुत उचित किया है। ये ठीक है कि ये थोड़ा लेट हो गया है, परंतु हमारा जो फैसला है ये संविधान सहमत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कहा कि ईडी बीजेपी की राजनीतिक एजेंट है और उनकी सरकार के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बघेल ने कहा, ईडी का इस्तेमाल राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव आते ही ईडी और आईटी नई साजिश रचेंगे। केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। ईडी का एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करना है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में बहुत कमज़ोर है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जहां तक कि शराब की बात है तो शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से बिक्री का निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता रमन सिंह की सरकार में हुआ था। 2017-18 में आबकारी मध्य से लगभग 3900 करोड़ की प्राप्ति हुई। हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बड़े हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर में भड़की हिंसा पर केंद्र और मणिपुर सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि जब बंगाल में कुछ होता है तो वो सैकड़ों सेंट्रल टीम हमें बदनाम करने के लिए भेज देते हैं। सीएम ने पूछा है कि सरकार मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों की स्पष्ट संख्या क्यों नहीं बता रही है। ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार को लेकर भी भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, चुनाव प्रचार जरूरी है या मणिपुर महत्वपूर्ण है? मणिपुर में हिंसा जारी है, ऐसे में प्राथमिकता क्या है? मैं कहूँगी कि चुनाव तो होते रहेंगे। राष्ट्रीय पार्टियां जो सरकार में हैं उनके पास तो कई मुख्यमंत्री हैं, कई नेता हैं, इसलिए उनके लिए बहुत आसान है चुनाव प्रचार में जाना। बंगाल में आने के बदले खैर यहाँ उनका स्वागत ही है, लेकिन उन्हें मणिपुर जाना चाहिए। अगर बंगाल में कुछ होता है तो वे अगले दिन कैसे आ जाते हैं, लेकिन मणिपुर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मणिपुर हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को राज्य के ताज़ा हालातों और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल से राज्य के हालातों, हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में पूछा। साथ ही राज्य में धार्मिक पूजा स्थल और संपत्तियों के हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली। इस पर सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शांति बैठक हो चुकी है और राज्य में लगातार चौकसी बरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में जिला न्यायाधीशों के प्रमोशन की सिफारिशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों के पदोन्नति को अधिसूचित करने में गुजरात सरकार के आचरण की कड़ी निंदा की थी। बता दें, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिला जज के पद को भर्ती नियमों के अनुसार मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर 65% आरक्षण रखते हुए और उपयुक्तता परीक्षा पास करने पर भरा जाना होता है। उनका आरोप है कि इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए नियुक्तियां की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्तियां सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर की गई हैं। स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी के बावजूद अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के शेयर में सोमवार को लोअर सर्किट लग गया। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक ग्रुप की 2 कंपनियों के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है और स्टॉक मार्केट में तेजी के बावजूद ये गिरावट हैरान करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस के शेयरों में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी 2.80% टूटा और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 1.43% की कमजोरी के साथ ट्रेडिंग चल रही है। वहीं अडानी पावर 0.96% की गिरावट पर तो अडानी विल्मर 0.57% की गिरावट के साथ सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों में गिरावट के उलट बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी देखी जा रही है।
राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा धमाका कर दिया है, जिसका पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जवाब भी दिया है। लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुप्पी साधी हुई है। गहलोत ने कल रविवार को धौलपुर में कहा कि 2020 में सचिन पायलट के विद्रोह के समय उनकी सरकार को वसुंधरा राजे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और विधायक शोभरानी कुशवाहा ने बचा लिया था। गहलोत के बयान का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें गहलोत को कहते हुए सुना जा सकता है। गहलोत कह रहे हैं, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत, इन्होंने मिलकर षड्यंत्र किया और राजस्थान के अंदर पैसे बांट दिए। मैंने हमारे विधायकों को कहा कि जो पैसा आपने लिया है, अगर उसमें से कुछ खर्च भी हो गया है तो हमें बताओ, मैं उसे वापस करवाऊंगा। एआईसीसी से कहूंगा, लेकिन आप भाजपा का वैसा मत लो। उनका पैसा रखोगे तो वे बाद में डराएंगे, धमकाएंगे। 25 विधायक को ले गए। अमित शाह बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं, उनका पैसा वापस दो आप। गहलोत ने कहा कि उन्होंने यानी कि बीजेपी ने राजस्थान में पैसे बांटे और वे अब पैसे वापस नहीं ले रहे हैं। मुझे हैरानी है कि वे उनसे पैसे वापस क्यों नहीं मांग रहे हैं। उन्हें यानी कि बागी विधायक पैसा लौटा देना चाहिए, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपना कर्तव्य निभा सकें। उन्होंने कहा कि मैंने विधायकों से यहाँ तक कहा है कि उन्होंने जो भी पैसा लिया है, 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए, अगर आपने कुछ भी खर्च किया है तो मैं वो हिस्सा दे दूंगा या एआईसीसी से दिलवा दूंगा। अशोक गहलोत के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने इसको साजिश बताया है। वसुंधरा ने गहलोत के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 2023 के विधानसभा चुनाव हारने के डर से झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठे आरोप दिखाते हैं कि वो राज्य कांग्रेस इकाई में बगावत से बौखला गए हैं। वसुंधरा राजे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वसुंधरा ने गहलोत के दावों को अपमान और साजिश बताया। वसुंधरा ने उन्हें चुनौती दी कि गहलोत इस मामले की एफआईआर क्यों नहीं कराते। अगर उनके पास सबूत हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने रिश्वत स्वीकार की थी तो उन्हें एफआईआर कराना चाहिए। अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद शरद पवार ने कहा कि उनकी बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपना पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव 2024 पर केंद्रित करेंगी। बता दें, शरद पवार के इस्तीफे के बाद चर्चा चल रही थी कि सुप्रिया सुले को नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी बीच शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। पश्चिम बंगाल में विवादित फिल्म द केरल स्टोरी को बैन कर दिया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ये नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स क्या है, ये एक तबके को नीचा दिखाने के लिए है। द केरला स्टोरी क्या है, ये एक तोड़ मरोड़ कर पेश की गई कहानी है। बता दें, इससे पहले इस फिल्म को तमिलनाडु में भी रोका जा चुका है। पश्चिम बंगाल में बैन हुई फिल्म को लेकर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है। बता दें, पीएम मोदी समेत कई बीजेपी के लोग द केरला स्टोरी का समर्थन और रैली में जिक्र कर चुके हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए उन्हें आतंकी संगठनों का समर्थक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जब खुद सत्ता में थे तब कुछ और कहते थे और अब इसे झूठ और प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। तुष्टीकरण का खेल भारत की बेटियों की जिंदगी की बर्बाद कर रहा है। जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों की वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य फिल्म को बैन करके बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। वहां अभी एक मासूम बच्ची की बलात्कार और हत्या हुई, इस पर तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिल्म को बैन कर रही हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होकर उनकी सोच को बढ़ावा देने का। बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस करते हुए इस मामले पर दोनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। उमा कृष्णैया ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर बिहार सरकार और दूसरे लोगों को नोटिस जारी किया है। यह खुशी की बात है कि 2 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर न्याय मिलेगा। ये सिर्फ उमा कृष्णैया नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। शराब घोटाले के मामले में 2 आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर जरा सी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़कर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल से माफ़ी मांगनी चाहिए और आम आदमी पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हवाई मरगड़न घोटाला खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ट्विटर पर लोग संजय सिंह और आम आदमी पार्टी पर भी तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने कहा है कि आप लोगों को पहले नाक रगड़ के अन्ना जी से और सभी अन्ना आंदोलन समर्थकों से माफी भी मांगनी चाहिए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन दोनों को जमानत दे दी है। अदालत ने शनिवार को 2 आरोपियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को इस आधार पर जमानत दे दी कि जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत पर्याप्त रूप से अपराध करने वाले नहीं थे। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि पूरा शराब घोटाला झूठा है। हम शुरू से कह रहे थे, अब तो अदालतें भी कहने लगी हैं। आप जैसी ईमानदार पार्टी को बदनाम करने के लिए बीजेपी का ये हताशा भरा कदम है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हवा में ही इस घोटाले और जांच की बात करते थे। संजय सिंह ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती प्रमाण बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की गहरी साजिश रची। ईडी सीबीआई का आरोप फर्जी निकला। अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने साथ ही प्रवर्तन निदेशालय से मनीष सिसोदिया की चार्जशीट की ई कॉपी देने को कहा। उनकी जमानत याचिका को कई मौकों पर खारिज किया जा चुका है। उन्होंने नियमित जमानत के साथ साथ अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सीबीआई ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था। 9 मार्च को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पीएम केयर्स फंड में पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेशी चंदे के रूप में 535.44 करोड़ रुपए मिले हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2020 में स्थापित पीएम केयर्स फंड के रसीद और भुगतान खाते से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान फंड में प्राप्त विदेशी योगदान का मूल्य 0.40 करोड़ रुपए था। ये 2020-21 में 494.92 करोड़ रुपए और 2021-22 में 40.12 करोड़ रुपए रहा। बता दें, पीएम केयर्स फंड को एफसीआरए के तहत छूट मिली है और विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। ये पीएम केयर्स फंड को विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से चंदा पाने में सक्षम बनाता है। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग है। पीएफएनआरएफ को भी 2011 से पब्लिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी चंदा मिला है। केरल के मलप्पुरम जिले के तनूर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। तनूर के समुद्र तट के पास एक डबल डेकर पर्यटक नाव के पलटने से बच्चों सहित कम से कम 22 लोग डूब गए। इस हादसे में जीवित बचे लोगों ने आरोप लगाया कि नाव में भीड़ बहुत ज्यादा थी और अधिकांश यात्रियों के पास जीवन रक्षक जैकेट नहीं थी। डबल डेकर इस नाव में कई नियम तोड़े गए। ये घटना तनूर के पास थूबल थीरम ओट्टपुरम बीच पर रविवार शाम करीब 7:30 बजे हुई। राजस्थान के सूरतगढ़ में आज सोमवार सुबह वायुसेना का MiG-21 विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 जख्मी हो गए। एक अन्य खबर में कहा गया है कि लड़ाकू विमान मकान की छत पर गिरा। पीटीआई की खबर में बताया गया है कि यह विमान नियमित ट्रेनिंग उड़ान पर था। हादसे में पायलट सुरक्षित है, लेकिन मामूली चोटें आई हैं। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है। आईपीएल में आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स आमने सामने हैं। पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। शिखर धवन ने कहा कि विकेट सूखा है, हम अच्छा टोटल बनाकर उन्हें लक्ष्य का पीछा करने को कहेंगे। पॉइंट टेबल में इस समय कोलकाता 10 में से 4 मैच जीतकर 8वें स्थान पर है और पंजाब किंग्स 10 में से 5 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है। बीसीसीआई ने चोटिल हुए केएल राहुल की जगह आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ईशान किशन को जगह दी है। केएल राहुल आईपीएल में चोटिल हो गए थे, जिसके कारण उनको टीम से बाहर करना पड़ा है। इसके अलावा बीसीसीआई ने स्टैंड बाय खिलाड़ियों की घोषणा की है, जिनके नाम हैं ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार, सूर्य कुमार यादव। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।